जवाब देना होता है साफ इनकार कर देना, ठीक है? और इसमें उधार सबसे अच्छा रहता है कि जब मैंने दोस्त को दिए हुए उधार पैसे वापस माँगे, तो उसने टका-सा जवाब दे दिया। आप में से कई छात्रों के मन में एक प्रश्न होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा वाक्य ठीक है या नहीं? तो मैं हर वाक्य बोल के बता रहा हूँ आपको। कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो मैंने अब तक छुड़वाया हो, पहले 100 में सब बताए हैं और आज से आपको रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे वो सारे। तो मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि नाम का प्रयोग करने से अच्छा एक ऐसा वाक्य बनाया जाए जो सब पे लागू हो जाए। और यदि आपने अर्थ लिखा है बिल्कुल सटीक, फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। टेढ़ी खीर होता है कठिन काम। मतलब कहना क्या चाहता है, खीर आपको आम तौर पर दी जाती है एक बर्तन में रख के सीधी आप आराम से खा लेते हो, परंतु वही खीर टेढ़ी हो, टेढ़ी पड़ी हो तो आपको उसको निकालने में और खाने में कठिनाई होगी, तो टेढ़ी खीर कहा जाता है कठिन काम को। ठीक है, तो सच में आजकल सरकारी नौकरी प्राप्त करना टेढ़ी खीर के समान है। सबसे आसान वाक्य बनेगा। बताइए, समझ गए? सेंड नहीं करना आकाश जी, मुहावरों का टेस्ट आप सेंड नहीं करोगे, केवल फुल लेंथ ही चेक होंगे। ठीक है। टस से मस न होना, जरा न हिलना, या में विचारों पर अड़े रहना, दोनों ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यही तो मनुष्य के लिए बनाओगे कि अध्यापक ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु छात्र अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हुए। एक तो ये है। या फिर कोई भारी वस्तु कि आजकल आजकल नहीं, इस पे लिख सकते हैं, पर्वत पे लिख सकते हो, पत्थर पत्थर पे लिख सकते हो कि कई पत्थर इतने भारी होते हैं कि उनको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाना हो, तो 20 लोग मिलकर भी उन्हें टस से मस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हो। टूट पड़ना, आक्रमण करना। सहसा आक्रमण होता है कि एकदम से आक्रमण कर देना, उसको कहते हैं टूट पड़ना। तो फिर से ये आपका भारतीय सेना पर बहुत अच्छा वाक्य बनेगा कि जब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान की सेना उन पर हमला करने वाली है, तो भारतीय सेना पहले ही उन पर टूट पड़ी। टांग अड़ाना मैंने पेपर में डाला था, आपको याद होगा, दखल देना। और आप सबने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था यहाँ पे कि उसकी तो आदत है टांग अड़ाने की। मुझे याद है ज्यादातर छात्रों ने लोगों का ही नाम लिखा है, जिन जो आपको अच्छे नहीं लगते, शायद आपने उन्हीं लोगों का नाम लिखा होगा इस वाक्य में पेपर में। तो टांग अड़ाना, दखल देना, तो आप लिख सकते हो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर जलन महसूस करते हैं तथा उनके कार्य में टांग अड़ाते रहते हैं। तो नाम लिखने से बचिए। समझ गए जी? इज्जत उछालना, टोपी उछालना एक ही बात होती है, अपमान करना। तो बारात के स्वागत के बाद दूल्हे ने कार की मांग करके लड़की के पिता की टोपी उछाल दी। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, अच्छा वाक्य है। ठन ठन गोपाल, बिल्कुल कंगाल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि व्यक्ति का जुआ खेलने वाले व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं होते, अपितु इसके विपरीत ठन-ठन गोपाल हो जाते हैं। ठीक है? जुआ खेलने वाले व्यक्ति कभी समृद्ध, अमीर मत लिखना, समृद्ध देख के उसको खुशी होगी कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं होते, अपितु इसके विपरीत ठन-ठन गोपाल हो जाते हैं। काने आना, सही स्थान पर आना, या ठीक हो जाना, दोनों ठीक है। तो अहंकारी व्यक्ति को कई बार ऐसी असफलता प्राप्त होती है कि उसकी अकड़ ठिकाने आ जाती है। ठीक? ठोकर खाना, हानि उठाना, तो ठोकर खाने के बाद ही तुम्हें मेहनत करने की शिक्षा मिलेगी। या कई लोग ठोकर खाने के बाद ही जीवन में सफल होते हैं, पहले हानि उठाते हैं फिर लाभ उठाते हैं। ठंडा पड़ जाना, पेपर में डाला था मैंने। मंद होना, मंद होता है स्लो। तो आजकल व्यापारियों का काम धंधा ठंडा पड़ा हुआ है, तो मंद का अर्थ लिख लो, नहीं पता स्लो होता है। तो आप ये लिख सकते हो, कोरोना महामारी के बाद कई व्यापारियों का व्यापार ठंडा पड़ गया था। तो ये दोनों ठीक रहेंगे जी। डींगे हाँकना,
अपनी प्रशंसा करना, तो आप लिख सकते हो कि अभिमानी व्यक्ति दूसरों को सम्मान देने की बजाय केवल डींगे हाँकते रहते हैं। अपनी प्रशंसा, तो अभिमानी व्यक्ति, तो आप देखो मैं हर तीसरा चौथा मुहावरा अभिमानी अहंकारी व्यक्तियों पे बना रहा हूँ कि अभिमानी व्यक्ति दूसरों को सम्मान देने के स्थान पर डींगे हाँकते रहते हैं। डंका बजाना, प्रभाव जमाना, बिल्कुल ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि जब किसी छात्र का न्यायाधीश बनने का सपना पूरा हो जाता है, तो उसके गांव में उसका डंका बजता है। तो इससे पता क्या चलेगा आप गांव से हो। यदि आप शहर लिखोगे तो टीचर को पता चल जाएगा आप शहर से हो। ठीक है जी। डंके की चोट पर कहना, चुनौती देकर कहना, तो आप लिख सकते हो जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। समझ गए जी। आकाश जी पूछिए। सर इसका ये नहीं हो सकता स्पष्ट घोषणा के साथ? क्या डंके की चोट पर कहना? हाँ जी सर। नहीं 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 सर, चुनौती देकर कहना। अच्छा। हम कहते हैं ठीक डंके है। की चोट पे बोलेंगे कोर्ट में जाके, चुनौती देंगे जी। दूसरे वकील को। ठीक है जी। ठीक है सर। आगे है तारे गिनना। संगीत सबने गीत सुने होंगे, तारे गिनता हूँ तेरी याद में, कुछ ऐसे ही बेचैनी से इंतजार करना। तो पिताजी की प्रतीक्षा में मेरी माँ, या फिर आप लिखो जिन माँ बाप के बच्चे सेना में भर्ती हो जाते हैं वह माँ बाप अपने बच्चों की याद में तारे गिनते रहते हैं। तो सेना से जोड़ दो, ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। तू मैं आपसी लड़ाई, तो पड़ोसी सबसे अच्छे हैं यहाँ पे। ये हमारे पड़ोस में सास बहू में दिन भर तू मैं होती रहती है। अब चाहे महिला टीचर हो चाहे पुरुष, दोनों पढ़ के खुश होंगे। ठीक है, कि हमारे पड़ोस में सास बहू में दिन रात तू मैं होती रहती है। तितर बितर होना, बिखर जाना, तो जैसे ही चोरों को पुलिस के आने का समाचार प्राप्त हुआ वह तितर बितर हो गए। तिल का ताड़ बनाना, तिल पता है ना आपको क्या होते हैं? तिल का तेल भी निकलता है, शीशम कहते हैं शायद आप अंग्रेजी में। तो तिल का आकार तो बहुत छोटा है, आप उसको ताड़ मतलब बहुत बड़ा बना रहे हो, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो आप लिख सकते हो कि जो व्यक्ति दूसरों की चुगली करने में माहिर होते हैं, या चुगली करने वाला व्यक्ति तिल का ताड़ बनाने में समय नहीं लगाता। ठीक है जी। तिल धरने की जगह ना होना, अब तिल फिर से बहुत छोटा है, वो कह रहा है उसको रखने की भी जगह नहीं है, मतलब भीड़ बहुत है। तो आप लिख सकते हो कि कुंभ के मेले में इतनी अत्यधिक भीड़ हो जाती है कि तिल धरने की जगह नहीं मिलती। बताइए, समझ गए? कुंभ के मेले से जोड़ दो, किसी भी मेले से जोड़ दो, हरियाणा में सूरज कुंड का मेला है वहां से जोड़ दो कि सूरज कुंड मेले में इतनी भीड़ होती है, उसको पता चल जाएगा कि आप सूरज कुंड मेले में गए हो। पता है ना सबको सूरज कुंड फेस्टिवल हरियाणा में होता है, गुड़गांव में, गुड़गांव के आसपास कहाँ होता है, फरीदाबाद शायद। फरीदाबाद, फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद, हाँ। तो उसको पता चल जाएगा कि आप हरियाणा से ही हो। तो ये हिंट दिया करो टीचर को बार बार कि हम हरियाणा से हैं। अगर कोई उदाहरण दे रहा है तो बीच में एक हरियाणा की जरूर मिलेगी, चाहे निबंध हो चाहे मुहावरा हो। तो शिक्षक को विश्वास हो जाता है आप पे ऐसे। तेली का बैल होना, तेली मतलब जिसका काम है तेल निकालना, जैसे आप मूंगफली का तेल निकालते हो, तिल का तेल निकालते हो, सरसों का तेल निकालते हो। और तेली का बैल बेचारे की किस्मत क्या बुरी होती है, उसको सारा दिन घूमना पड़ता है कोल्हू के आसपास। कल कोल्हू का बैल भी तो किया था हमने। सेम है उत्तर, देख लो। हमेशा काम में लगे रहना, उसका अर्थ था अत्यधिक परिश्रमी होना। तो आप लिख सकते हो मेरे पिताजी कभी खाली नहीं बैठते, अपने पिताजी को तेली का बैल मत बनाओ। आप लिख सकते हो कि आजकल कई उद्योगपति अपने मजदूरों से तेली के बैल के समान काम करवाते हैं। ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना, तो आप लिख सकते हो कि चांद पर जाने की बात करके तुम, हाँ ये भी लिख सकते हो संभव काम करना। या फिर
सबसे आसान क्या होगा? मेहनती छात्र अपने माँ-बाप को खुशी प्रदान करने हेतु तारे तोड़ लाने तक का भी प्रयास कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप लिख सकते हो, एक अच्छा अध्यापक अपने छात्रों को तारे तोड़ लाने के भी काबिल नहीं आएगा। हिंदी का क्या शब्द था? सामर्थ्य, कैपेबल बना देता है। तो शिक्षक की भी प्रशंसा कर सकते हो, छात्र की भी। ठीक है जी। तूती बोलना पेपर में डाला था मैंने आपके, उसमें गद्यांश में। आजकल विज्ञान की तूती बोल रही है, आपको याद होगा। तो गद्यांश में कभी भी उत्तर में मुहावरा मत लिखो। कई छात्रों ने उसमें विज्ञान वाले में जहाँ पे मनोरंजन की बात हुई थी, आपको याद होगा, उस गद्यांश में मुहावरा था। गद्यांश की व्याख्या में कभी कभी भी मुहावरा मत लिखिएगा। वहां पे मुहावरे का अर्थ लिख सकते हो आप कि तूती बोल रही है, अर्थात विज्ञान बहुत प्रभावशाली हो चुका है। तो आप लिख सकते हो कि वर्तमान समय में विज्ञान की तूती हर स्थान पर बोल रही है, फिर चाहे वह मोबाइल, मोटर गाड़ी या फिर अंतरिक्ष यान हो। उदाहरण भी दे दोगे आप। थाली का बैंगन मैंने कल करवाया था ना आपको। कि लाभ हानि देखकर बात बदल लेने वाला। अगर तो अकेला बैंगन बड़ा है थाली में, फिर तो चुपचाप बैंगन के साथ रोटी खा ली जाएगी। अगर बैंगन के साथ कोई और अच्छी सब्जी पड़ी है, राजमा पड़े हैं, तो आप बैंगन को उठा के बाहर रख देते हो थाली से। तो विकास तो थाली का बैंगन है, जो अधिक धन देगा उसी का पक्ष लेगा। ठीक है, तो थाली का बैंगन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लाभ हानि देखकर अपना पक्ष बदल ले। तो आप समझो 500-700 साल पहले ये मुहावरा, नहीं इतना पुरानी नहीं होगा, 200-300 साल तो पुराना है कम से कम। उस समय भी लोग बैंगन से नफरत ही करते थे, आज भी कर रहे हैं, हमारे जीन्स में है। कोई होता होगा, मुझे लगता है 100 में से 2-4 बच्चे जिनको बैंगन पसंद है। बाकी तो सब इससे दूर भागते हैं। थूक कर चाटना, वचन से मुकर जाना। तो आप लिख सकते हो, राजनेता, कई राजनेता चुनाव में विजेता होने के पश्चात थूक कर चाटने वाले कार्य भी कर लेते हैं, मतलब वचन देकर मुकर जाते हैं। समझ गए जी? वचन से मुकर जाना। और इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाता है कि कई व्यक्ति अपनी बात से ऐसे पलट जाते हैं जैसे थूक कर चाटना उनकी प्रवृत्ति हो, कि पहले कुछ कहा फिर बाद में कहा, हमने कब कहा। ठीक है, मतलब थूकना, पहले अपने मुंह से वचन निकाल दिया, उसको थूकना कहते हैं शब्द। एक तरीके से मैंने कह दिया, चलो निकल गया। फिर मुझे लगा नहीं अब मुझसे नहीं होगा, फिर उसको वापस ले लिया। तो अपनी मर्जी से वचन देकर वापस हो जाना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। तो भारतीय सेना ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांत पीसना, ऐसा नहीं करते बच्चे कई बार, दांत पे पूरा जोर लगा के कि बस खा जाऊं इसको। ठीक है, तो क्रोध करना। तो आप लिख सकते हो, अपने गहरे मित्र द्वारा विश्वासघात करने पर मैं केवल दांत पीस कर रह गया। या फिर आप लिख सकते हो, कई बच्चे क्रोध करते समय ऐसे दांत पीसते हैं जैसे वह दूसरे की जान ले लेंगे। ठीक है, मतलब क्रोध इतना करते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। क्यों ऐसा होता है? ज्यादातर छात्रों के साथ, आपके साथ, जब आप जज बन जाओगे ना, आप पहले ऐसे ही करोगे कि ये सपना तो नहीं है जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। मतलब हैरान होना कि यार ये कैसे हो गया। और ये ज्यादातर छात्रों के साथ होता है। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने तक फोन आते हैं बच्चों के कि सर अब नाम आ गया, अब और कुछ तो नहीं होगा, अब कोई रिट तो नहीं पड़ जाएगी, अब ये तो नहीं हो जाएगा। तो वो होता है दांतों के तले उंगली दबाना। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब दांतों के तले उंगली दबाओ। ठीक है, हैरान होना। तो आप लिख सकते हो, आकाश में जहाजों की कलियाबाजी देखकर श्रोताओं ने या दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। या फिर जादूगर जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता दांतों तले उंगली दबाने हेतु मजबूर हो जाते हैं। श्रोता ऐसे लिखते हैं, बताओ, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। ठीक है,
दूध का दूध, पानी का पानी मतलब पूरा न्याय करना। तो जज साहब से ये बनाना कि न्यायाधीश अपने अनुभव द्वारा किसी भी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दौड़-धूप करना, बहुत मेहनत करना, आजकल सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती है। दूर की हाँकना, मतलब होता क्या है, हाँकना पता है ना, आप जानवर को हाँकते हो। ये कैसे बना, मैं आपको मुहावरा बता रहा हूँ। जानवर को हाँकते हो ना आप, इंसान को नहीं हाँकते। तो कई लोग पुराने समय में इतने गप्पी होते थे ना, वो कहते थे कि मेरी गाय चाहे 3 किलोमीटर दूर हो, मैं इधर से आवाज़ लगाऊँगा, वो भागी चले आएगी। इतनी बड़ी गप मार देते थे। मतलब दूर की हाँकना, कि वो जानवर है, इंसान भी नहीं है जो आपकी आवाज़ सुन लेगा। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कह रहे अगर मैं इस गाँव में भी बैठ के अपने जानवर को कहूँगा ना बैठ जा, तो वो बैठ जाएगा, इतना प्यार करता है। मतलब इतनी बड़ी गप मारना, इस पे विश्वास करना मुश्किल हो, दूर की हाँकना होता है, झूठ बोलना या गप मारना। तो आप लिख सकते हो कि जो व्यक्ति ज़्यादातर दूर की हाँकते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। समझ गए जी? दुम दबाकर भागना, कुत्ते करते हैं ऐसे। देखा है किसी ने कुत्ते को दुम दबाकर भागते हुए? पूँछ नीचे को करके गायब। क्यों पूँछ नीचे करता है कुत्ता? क्योंकि उसको पता है पीछे वाला जानवर मेरी पूँछ से ही पकड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो वो दुम दबाकर भागता है कुत्ता, कि कोई पीछे से पकड़ ना ले, डर कर भागना। तो आप इसमें वही है कि भारतीय सेना को देखकर दुश्मन सदैव दुम दबाकर भाग जाते हैं। ठीक है जी? दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। तो बहुत उन्नति करना तो बड़ा आसान है कि आप लिखोगे होनहार छात्र या होनहार विद्यार्थी अपने शिक्षक और माँ-बाप का नाम रोशन करने हेतु दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर जाते हैं। या फिर व्यवसाय में यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना सुनिश्चित होता है। ठीक है जी? दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। तो आप लिख सकते हो, जब समाचार पत्रों में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पहला समाचार प्राप्त हुआ, तो आम जनता को समझ आ गया था कि सरकार की नीतियां ऐसे हैं जैसे दाल में कुछ काला हो। ठीक है? या फिर आप लिख सकते हो, अनुभवी व्यक्ति किसी भी मामले को सुनते ही बता सकता है कि दाल में कुछ काला है, तथा ऐसे मामलों से दूर रहना ही अच्छा है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है जी। दाहिना हाथ होना, सहायक होना, मोटा भाई है हमारे। ठीक है? दाहिना हाथ होना, सहायक होना। तो आप लिख सकते हो कि प्रमोद महाजन जी का नाम लिख सकते हो कि प्रमोद महाजन जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के दाहिने हाथ थे। या फिर लक्ष्मण जी वनवास के दौरान सदैव राम जी का दाहिना हाथ बनकर उनके साथ रहे थे। समझ गए जी? आकाश जी पूछिए। सर इसका विश्वास पात्र भी होना है। हाँ हाँ, एक ही बात है सर। ठीक है। दांत काटी रोटी, मतलब कई दोस्त होते हैं ऐसे कि, देखा है कहीं ऐसा दोस्त, बचपन में होता है ऐसा कि एक, मैं बाइट लूंगा, फिर उसी रोटी से आप बाइट लोगे, फिर वो लेगा, फिर मैं लूंगा, ये होता है। बहुत प्यारा मित्र आपका, दांत काटी रोटी, पक्की दोस्ती होना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बचपन की दोस्ती दांत काटी रोटी जैसे होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ दोस्ती इतनी गहरी नहीं रहती। तो टीचर समझ जाएगा कि आपके ज्यादा दोस्त नहीं है। ठीक है? दूज का चांद होना, ईद का चांद होना एक ही बात होती है, बहुत कम दिखाई देना। तो जब कोई मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह दूज का चांद हो जाता है। या फिर राजनेता चुनाव में जीतने के पश्चात दूज का चांद हो जाते हैं। ठीक है जी?
धूप में बाल सफेद ना होना। बाल सफेद दो तरीके से होते हैं, एक तो आयु के साथ, या फिर धूप में भी। आप सारा दिन धूप में खड़ो, धीरे धीरे आपके बाल सफेद हो जाएंगे। पर ये कह रहा है धूप में बाल सफेद ना होना। कहने का तात्पर्य है कि आपके बाल धूप से सफेद नहीं हुए, अपितु जीवन में अनुभव के साथ, एज के साथ सफेद हुए। तो इसका अर्थ होता है अनुभवी होना। क्योंकि बिल्कुल अच्छा वाक्य है, हमें बड़ों की सलाह को अवश्य मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए होते, वो अनुभव के साथ सफेद हुए हैं। ठीक है जी। धरती पर पाव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य कम मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके धरती पर पांव नहीं पड़ते। समझ गए ना? कि जब कम मेहनत से सफलता प्राप्त होगी तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, उसके धरती पर पांव नहीं पड़ेंगे। नाक कटना, इज्जत जाना। तो आप लिख सकते हो कि यदि कोई नौजवान चोरी करता है या नशा करता है, तो उसके माँ बाप की नाक कटना तय होता है। नाक भौं चढ़ाना, ऐसी शक्ल नहीं बना लेते, भौएं होते आपके ये, नाक भी चढ़ गया आपका, गंदी सी शक्ल बन गई, मतलब घृणा। दूध को देख के कई बच्चों को ऐसे नहीं हो जाता, शक्ल बना लेते हैं गंदी सी। तो उसे कहते हैं नाक भौं चढ़ाना, घृणा करना, घृणा करने लग जाते हैं चीज से। तो वही है, आजकल के बच्चे दूध को देख के ही नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। नौ दो ग्यारह होना बहुत आसान है। चंपत होना, बिल्कुल यही आपको याद होगा, भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर, नौ दो ग्यारह हो गया। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसके दो अर्थ हैं, एक तो होता है अभिमानी होना, दूसरा है जरा भी दोष न आने देना। ठीक है, जरा भी दोष न आने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, क्योंकि अगर आपके नाक पे मक्खी बैठी है, तो वो आपके चेहरे के ऊपर एक दोष की तरह दिखाई देगी कि आपके चेहरे में कोई कमी है। तो आप बड़ा अच्छा वाक्य है, मैं यही लिखना चाहूंगा कि हमारे अध्यापक का सारा काम इतना व्यवस्थित ढंग से होता है, व्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि वह अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं होने देते अपने काम में। ठीक है जी। नमक मिर्ची लगाना तो सबको पता होगा, क्योंकि सबके साथ होता है ये, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ पे फिर से पड़ोसन को लपेट दो कि हमारी पड़ोसन हर बात को नमक मिर्ची लगाकर कहती है। बस रिश्तेदार मत लिखना। ठीक है, रिश्तेदारों से बचना है, क्योंकि वो 55 साल का व्यक्ति है, उसके रिश्तेदार अच्छे होंगे। आजकल के रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं है, तो उसको शक मत होने देना, वो भी किसी की बुआ फूफा हो सकते हैं जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे। तो उनको क्रिटिसाइज मत करना। हाँ, पड़ोसियों को कर सकते हो, पड़ोसियों से पूरा संसार दुखी है, 1000 साल पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। पड़ोसी किस्मत से अच्छे मिलते हैं, जो मैंने सुना है। आगे है जी, नाको चने चबाना। कहने का तात्पर्य है, यदि मैं किसी को कहूँ ना नाको चने चबाना, मतलब नाक से चने चबा के दिखाओ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको परेशान कर रहा हूँ, बहुत परेशान कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे उसका भी नाम लिख सकते हो, क्या था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम लिख सकते हो, कि अंग्रेजी शासकों के, या फिर महाराजा रणजीत सिंह लिख सकते हो, या फिर आप हरियाणा के किसी लाला लाजपत राय जी का नाम लिख सकते हो, कि लाला लाजपत राय जी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था, या नाको चने चबवा दिए थे। नानी याद आना, कष्ट अनुभव होना। ठीक है, तो बड़ा आसान है। सारा साल न पढ़ने वाले छात्र को परीक्षा के दिनों में नानी याद आ जाती है। 99 के फेर में पड़ना होता है धन जमा करने की चिंता में रहना। क्यों? आपने देखा होगा हर चीजें 999, 99, 100 में नहीं बेचते चीजें, एक कम करके बेचते हैं, ताकि 5 डिजिट 4 बन जाए, 4 डिजिट 3 बन जाए, 3 डिजिट 2 बन जाए। पता है ना आपको ये?
ये बेचने के ढंग है चीजें। मुहावरे से सीखा गया है ये ढंग कि धन जमा करने की चिंता में रहना। तो यहाँ पे ठीक है, तुम तो 99 माया के चक्कर में फंसना भी होता है, 99 के फेर में पड़ना, कि माया में फंस जाना। तुम तो 99 के फेर में पड़ गए हो, कुछ धर्म कर्म भी कर लिया करो, या फिर आप लिख सकते हो आजकल प्रत्येक मनुष्य 99 के फेर में पड़ा है। बहुत कम लोग ही इस संसार में आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। तो आप लिख सकते हो इसको छात्रों पे ही, कि होनहार या मेहनती छात्र हर बार परीक्षा में सफल होकर अपने माँ बाप तथा अध्यापक की नाक रख लेते हैं। नाक पर धब्बा लगना, ठीक है, क्या है जी, माथे पर धब्बा लगना भी यही होता है, बदनामी होना। तो जब कोई नौजवान नशे के मार्ग पर चल पड़ता है, तो उनके नाम पर धब्बा लगना, माथे पर नाम पर, बताया ना मैंने आपको, माथे पर धब्बा लगना भी यही है। तो उनके माता पिता के नाम पर धब्बा लगना तय हो जाता है। टोपी उछालना, पगड़ी उछालना एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। पत्थर की लकीर, पक्की बात, या फिर सुनिश्चित की गई बात। तो आप लिख सकते हो कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी फैसला पत्थर की लकीर होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी फैसला पत्थर की लकीर के समान होता है, मतलब उसे पक्का है, कोई बदल नहीं सकता। समझ गए जी सभी। आगे है पानी का बुलबुला क्षणिक जीवन। तो सबसे आसान इसका ये, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, मतलब क्षणिक है, कभी भी समाप्त हो सकता है। पांचों उंगलियां घी में होना, बहुत लाभ होना, पता है आपको ये मुहावरा? बताइए जी। पांचों उंगलियां घी में होना, पौ बारह होना भी यही होता है। पौ बारह होना, बहुत लाभ होना, वो लिख लो, पांचों उंगलियां घी में होना, ब्रैकेट में लिख लो पौ बारह होना, ब्रैकेट में लिख लो चांदी होना। सबका एक ही अर्थ है। समझ गए जी। तो अच्छा वाक्य है, 5 रुपए की टिकट पर 1 करोड़ की लॉटरी निकलने पर उसकी तो पांच उंगलियां घी में है। पांव उखड़ जाना, फिर ना रहना या पीछे हट जाना, लिख लो। इसका पीछे हट जाना ज्यादा अच्छा मुझे लगता है वाक्य बनेगा, परंतु स्थिर ना रहना भी बिल्कुल ठीक है। तो आप लिख सकते हो, भारतीय सेना का पराक्रम देखकर सदैव दुश्मनों के पांव उखड़ जाते हैं, मतलब दुश्मन पीछे हट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। समझ गए जी। पहाड़ टूटना भारी कष्ट आना, कहते हैं तुम पे कौन सा पहाड़ टूट गया, जब कोई व्यक्ति रो रहा होता है। तो ये बड़ा अच्छा वाक्य है। यदि किसी बालक, बालिका या बच्चे की माता संसार छोड़कर चली जाती है, तो वह उसके लिए पहाड़ टूटने के समान होता है। ठीक है। पानी पानी होना, लज्जित होना, लज्जित होना का एक और था, याद करवाओ, पेपर में डाला था मैंने। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना, याद है सबको? सेम है मुहावरा, उत्तर भी सेम रहेगा, वाक्य भी। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर मेरा मित्र पानी पानी। ऐसे दोस्तों से क्यों मित्रता करते हो? अपने दोस्त को बदनाम मत कर देना यहाँ पे। तो आप इसको उससे लिख सकते हो, जो नौजवान नशे के मार्ग पर चल पड़ते हैं, वह एक ना एक दिन अवश्य पानी पानी हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। पेट काटना, बचत करना, कंजूसी करना। माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, यूनिवर्सल मुहावरा है, हर पुस्तक में यही मिलेगा इसका।
और माँ-बाप भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पेट काट कर पढ़ाया और तुमसे रजनी बना जा रहा। ठीक है? पापड़ बेलना, कठोर मेहनत करना क्योंकि सबसे मुश्किल काम है पापड़ बेलना। बेले हैं किसी ने? अब तो मशीन आ गई है। ओके। पापड़ बेलना होता है बहुत मेहनत करना क्योंकि पापड़ बेलना कठिन काम है। बेलोगे फिर सुखाओगे, बारिश ना आ जाए, बहुत समस्या होती है, बहुत मुश्किल काम है पापड़ बेलना। तो इसने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है कि तुमने बहुत पापड़ बेले पर उसे कभी भी नौकरी नहीं मिली। एक व्यक्ति तो आजकल लिख सकते हो कि आजकल नौकरी प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलने तक पड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे है जी, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का मूल समझिए। पेट में दाढ़ी नहीं है मतलब बच्चा माँ के भी पेट में उसके पहले ही दाढ़ी आ गई है। दाढ़ी होना किसकी निशानी होती है? समझदारी की, चतुराई की, बताओ। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब बच्चा भी माँ के पेट में है, उसके पहले ही दाढ़ी आ चुकी है, मतलब बहुत चालाक है वो बच्चा। ठीक है? तो लिख सकते हो आजकल के बच्चे बहुत चतुर है, मानो पेट में दाढ़ी हो। ठीक है? पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, तो विश्वासघाती मित्रों से किसी का पाला ना पड़े। बहुत अच्छा वाक्य बनाया गया है। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। सरकारी नौकरी नौकरी प्राप्त होने पर कोई भी आम व्यक्ति फूला न समाता है, मतलब बहुत प्रसन्न होता है। फूंक फूंक कर कदम कर रखना, सोच समझ कर काम करना। यदि व्यवसाय में निवेश की पूंजी बड़ी हो तो हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। समझ गए जी? यदि व्यवसाय में निवेश की पूंजी बहुत बड़ी रकम हो तो हमें फूंक फूंक कर काम करना चाहिए। आंख का काटा, फूटी आंख में सुहाना, एक ही बात है। याद है ना आपको आंख का काटा? जरा भी अच्छा ना लगना। तो सदा पीटने वाले अध्यापक अध्यापक को फूटी आंख ना सुहाना मत लिखो। आप यहाँ पे लिख सकते हो घृणा करने वाले व्यक्ति। जो मनुष्य घृणा करने की प्रवृत्ति से दूसरों को देखता है वह मुझे फूटी आंख में सुहाते हैं। बाएं हाथ का खेल और खेल खेल में खाला जी का घर, याद है सबको? बाएं हाथ का खेल होता है खाला जी का घर। आसान काम। शास्त्रीय संगीत सीखना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। बाल बाल बचना, आप लिख सकते हो संकट से सही सलामत बाहर आ जाना। साफ बच जाना इतना अच्छा नहीं है, या आप लिख सकते हो दुर्घटना के बाद भी सुरक्षित रहना। तो साफ बच जाना वो शायद गलत कर दे। तो आज तो मैं गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गया। बगुला भक्त होना। बगुला देखा है आपने? पंछी होता है बगुल, पता है किसी को? गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। बाल बाल बचना होता है जी दुर्घटना से सुरक्षित बच जाना। तो बगुला भक्त होना मतलब ऊपर से अच्छा अंदर से धोखेबाज। तो आजकल के राजनीतिज्ञ बगुला भक्त होते हैं। आइए, सबको समझ आया? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। सही बात है, आज के समाज में हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। ठीक है जी। आगे है जी, बाल की खाल निकालना मतलब सूक्ष्म विवेचन। विवेचन पता है आपको क्या होता है?
ये उसमें भी आया था गद्यांश में। डिस्कशन, चर्चा, रिसर्च, ये सब विवेचन के पर्यायवाची शब्द है। तो होता क्या है, आप लिख सकते हो कि कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर इतना गंभीर होते हैं कि वह बाल की खाल ही निकालते रहते हैं। ठीक है जी। सर इसका इजी में वर्ड्स में मीनिंग बता दो। मैम लिखो, गहन अध्ययन करना। हाँ, तह तक पहुंचना लिख सकते हो, ठीक है, गहन अध्ययन करना भी यही है। बड़े जी आगे बताइए। सर सेंटेंस भी रिपीट कर दो प्लीज। आप लिखिए, कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों का इतना गहन अध्ययन करते हैं। कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों का इतना गहन अध्ययन करते हैं, मानो बाल की खाल निकाल रहे हैं। लिख लिया जी। भौएं चढ़ाना, एक तो है नाक भौएं चढ़ाना, वो है घृणा करना। सिर्फ भौएं चढ़ाना, देखा नहीं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनके आईब्रो ऊपर उठ जाते हैं। आकाश जी पूछिए प्रश्न। सर बंगले झांकना का अर्थ क्या है? इधर उधर देखना सर, क्या सर? इधर उधर देखना। अच्छा जी, अच्छा। और बछिया का ताऊ? बछिया का ताऊ, ये नहीं सर, मैंने अभी पढ़ा। बताइए, आपने पढ़ा होगा, क्या अर्थ है इसका? इसमें लिखा हुआ है सर, सीधा साधा या मूर्ख व्यक्ति। अच्छा, बच्ची मतलब इसने समझ लिया, सीधे साधे बच्चे होते हैं, गाय का जो बच्चा होता है, उसका जी जी, ताऊ मतलब सीधा साधा व्यक्ति। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। कोई चिंता नहीं है। आगे आइए जी, आगे लिखते हैं। भूत सवार होना सबको पता है जी। किसी बात की हट पकड़ लेना। तो आप लिख सकते हो, बच्चों को यदि कोई खिलौना पसंद आ जाए तो उनके ऊपर उसे प्राप्त करने का भूत सवार हो जाता है। समझ गए जी। मुट्ठी गर्म करना तो सबको पता होगा, ये पंजाबी में भी है, रिश्वत देना। पुलिस वालों को कई लोग ऐसे ही पैसे पकड़ाते हैं ना, उसको रोल करके पैसे को थोड़ा सा एकदम से करके छोटा सा, लो सर, हाथ मिलाने के चक्कर में 500 का नोट पकड़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं मुट्ठी गर्म करना। नोट से हाथ गर्म हो जाते हैं, करते हैं ना, मैंने देखे हैं। अब मेरे दोस्त भी ऐसे कई, ठीक है, जो ये काम करते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं पुलिस वालों की छोटी छोटी बात पे। तो आज के युग में बिना मुट्ठी गर्म किए कोई कार्य करवाना असंभव है। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। जलेबियां लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है, राजमा चावल डाल दीजिएगा वहां पे। ठीक है। मुंह उतरना होता है उदास होना, मुंह उतर गया किसी का। ठीक, तो परीक्षा में असफल होने का समाचार सुनकर किसी भी छात्र का मुंह उतरना स्वाभाविक बात है। समझ गए जी। परीक्षा में असफलता का समाचार सुनकर किसी भी छात्र का मुंह उतरना स्वाभाविक मतलब नेचुरल है। मति मारा जाना, मति मतलब अकल, मति अकल को बोलते हो ना, मारी जाना मतलब अकल समाप्त हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो आप लिख सकते हो, नशा करने के पश्चात किसी भी व्यक्ति की मति मारी जाना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। ठीक है, तो मतलब दोनों मुहावरे मैंने बताया कि ये दोनों नेचुरल बातें हैं। कुछ करने के बाद, असफल होने के बाद मुंह उतरना,
और नशा करने के बाद मती मारी जाना, मारा-मारा फिरना, इधर-उधर भटकना। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के ज़्यादातर नौजवान मारे-मारे फिरते हैं। आगे है जी, रात-दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। तो न्यायाधीश बनने की परीक्षा के लिए मैंने रात-दिन एक किया है एवं मुझे सफलता प्राप्त करने की पूरी पूरी उम्मीद है, या फिर क्या है? या फिर इसमें सफलता प्राप्त करने हेतु मैं सुनिश्चित हूँ। तो टीचर खुश हो जाएगा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के कि न्यायाधीश की परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु हमने दिन-रात एक किया है तथा मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। वैसे हो जाऊँगी लिखोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। रंग उड़ना, घबरा जाना। तो जब सुरजीत को जब किस हाँ, जब नेताजी को पता चला कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो चुका है, तो उनका रंग उड़ गया। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। तो रिश्तेदार मत लिखो, आप लिख सकते हो। कई बार पड़ोसी खुशी के मौके पर पुलिस में शिकायत करके रंग में भंग डालने का कार्य करते हैं। वो समझ जाएगा कि आपने कभी डीजे चलाया होगा और उसने पुलिस पे कंप्लेंट की होगी और आपके रंग में भंग पड़ गया। लाल पीला होना, क्रोध करना। तो पिताजी को जब अपने पुत्र या पुत्री की परीक्षा में असफल होने का समाचार मिला तो वो लाल पीले हो गए। राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना एक ही बात है। राई भी बहुत छोटी होती है ना। राई लड़कियों को तो पता होगा ना, खाने में डलती है, काले रंग की पत छोटी सी होती है दाने उसके। और वही तिल है। तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना एक ही मुहावरा है। दो दो बार मत पढ़ो, साथ ही लिख लो। अभी लिख लो। तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। चांदी होना भी मैंने तीन मुहावरे एक साथ लिखवाए थे ना आपको। पौ बारह होना, चांदी होना। तो वो तीन मुहावरे लिखवाए थे, यहाँ पे दो लिखवा रहा हूँ। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर हानि होना। आप लिख सकते हो कोरोना महामारी के दौरान कई व्यापारियों के ऐसे हालात हो गए थे जैसे लेने के देने पड़ गए हैं। लंगोटिया यार, दांत काटी रोटी। पता है सबको। पक्का दोस्त। तो फिर से आप किसी का उदाहरण दे सकते हो, या आप ताऊ देवीलाल के कोई लंगोटिया यार थे, आपको पता है? बाद में नहीं रहे वो। सर चौधरी चौधरी चरण सिंह। हाँ शाबाश, मतलब आपको पॉलिटिक्स पता है हरियाणा की। और अगर आप लिख के आ गए ना ये, टीचर को 1% भी शक नहीं होगा आप हरियाणा से नहीं है। कि आप लिखो एक समय पर ताऊ देवीलाल तथा चौधरी चरण सिंह जी लंगोटिया यार थे। परंतु बाद में आपको पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी पीएम बन गए, नाम लेना था वहां पे ताऊ देवीलाल का। तो वो बड़ा अजीब सा समय था, उस पे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद है लहू पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। तो मजदूर दिन रात लहू पसीना एक करके अपने परिवार को पालते हैं। बताइए, समझ गए जी? लहू का घूंट पीकर रह जाना मिस प्रिंट है। लहू का घूंट पीकर रह जाना। क्रोध को मन में दबा लेना, मतलब आप इतने गुस्से आए आपके मुंह में लहू आ गया, परंतु आपने पी लिया, उसको बाहर नहीं निकाला, वरना आप दूसरे का खून करते। तो ये बड़ा अच्छा है कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होते देख पांडव लहू का घूंट पीकर रह गए। पहले चूंट लिखा, फिर यूंट लिखा, पर घूंट है दोनों बार। ठीक है जी। लोहा मानना, शक्ति मानना। भारत के सभी दुश्मन भारतीय सेना का लोहा मानते हैं। अमेरिका की तारीफ ना करो, भारत की तारीफ करो। विष घोलना, बुरा प्रचार करना या किसी की बुराई करना। तो ठीक है, शकुनी पांडवों के विरुद्ध घुस विष घोलते रहते थे। या फिर घृणा करने वाले व्यक्ति सदैव मेहनती व्यक्तियों के विरुद्ध विष घोलते रहते हैं। विपत्ति मोल लेना, संकट में पड़ना। आपको याद है कल मैंने लिखवाया था अंगारों पर, पाँव रखना।
बिल्कुल वही है, विपत्ति मोल लेना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसका भी यही अर्थ है, अंगारों पर पाँव रखना, जानबूझकर संकट से भरा काम करना या संकट में पड़ना। तो व्यापार में इतना अधिक धन कमाकर तुमने विपत्ति मोल लिया, अब घबराने आने से क्या फ़ायदा? ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि प्रतिभूति बाज़ार में धन निवेश करना विपत्ति मोल लेने के समान है, क्योंकि इसमें लाभ या हानि सुनिश्चित नहीं होती। ठीक है? विष उगलना, अंगारे उगलना याद है सबको? कल करवाए थे ये मुहावरे। सर हाँ जी। प्रतिभूति मतलब क्या होता है? मैम शेयर मार्केट, प्रतिभूति ठीक है। बाजार, शेयर मार्केट। प्रतिभूति बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। सुना है ऐसा कुछ कभी? हाँ जी सर। हाँ, वही है मैम ये। ठीक है। विष उगलना, कठोर शब्द कहना, अंगारे उगलना भी एक ही बात है, कल किया था हमने, दोनों मुहावरे एक है। तो आप लिख सकते हो कि चापलूसी करने वाला व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए उसके दुश्मन के विरुद्ध सदैव विष उगलता है, या फिर वृक्ष उगलने वाले व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाना चाहेगा। शहीद होना, काम आना, याद है आपको? कल एक मुहावरा करवाया था, काम आना, उसके दो अर्थ थे, एक तो ये कठिन समय में काम आना, एक तो प्राणों की आहुति दे देना। प्राणों की आहुति देना भी यही होता है, देश के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये तो आसान है, शहीद होना मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा। शेर के दांत गिनना, बहुत साहसी काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे भरत मत लिखो, आप लिख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही इतने साहसी थे कि उनके लिए कहा जाता है कि वो शेर के दांत गिनने जैसे काम भी कर पाते थे। या फिर आप लिख सकते हो, शेर के दांत गिनना हर किसी के वश में नहीं होता, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता पड़ती है। तो साहस शब्द भी आपके उसमें आ गया, मतलब साहसी होना। शैतान के कान कतरना, मतलब आपने शैतान को भी धोखा दे दिया। बहुत चालाक होना, कान कतरना पता है ना, धोखा। मैंने कल 3 मुहावरे दिए थे, याद है? कान में फूंक मारना, कान भरना, कान कतरना। कान कतरना दोबारा आ गया। शैतान के कान कतरना मतलब आप बहुत चालाक हो, शैतान के भी कान कतर दिए। तो बिल्कुल ठीक है कि आजकल के बच्चों को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे शैतान के कान कतरते हैं, बहुत चालाक होते हैं। शर्म से पानी पानी होता, इसके मुझे और मुहावरे बताओ ऐसे सेम। घड़ों पानी पड़ना, और बताओ, एक और करवाया है। पानी पानी होना, तो शर्म से पानी पानी होना, पानी पानी होना, घड़ों पानी पड़ना, सबका एक ही अर्थ है, समय व्यर्थ मत कीजिए, ये करवा चुका हूं मैं आपको। तो मुहावरे ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है दूसरी पुस्तक में अलग है, नहीं, थोड़ा सा चेंजेस करके वो नए बन जाते हैं, और छात्रों को लगता है ये भी पुस्तक ले लो, वो भी पुस्तक ले लो, सारी पुस्तक इकट्ठी करके पढ़ लो। पर यदि आप उसकी जड़ में जाएंगे, आपको समझ आएगा एक ही है यार ये। बस अलग अलग स्थान पर अलग अलग ढंग से कहते हैं उस मुहावरे को। सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना। मतलब सिर पर पाँव रखकर भागने का यहाँ पे अर्थ क्या है, आपने चप्पल सर पे रख के भागे हो, नंगे पाँव भागे हो, ताकि चप्पल फिसल ना जाए आपकी। ठीक है, तो पुलिस को देखकर चोर सिर पर पाँव रखकर भागा, पेपर में आ सकता है। क्योंकि यार एक जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको लगेगा मिस प्रिंट है कि सिर पर पाँव कैसे रख सकते हैं। समझ गए? सोने पे सुहागा, अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा होना। तो आप लिख सकते हो कि हम्म, क्या वाक्य बनेगा इसका? अच्छा बनाना चाहता हूँ मैं, एक कक्षा में प्रथम आने का वक्त है, ये तो नहीं। एक ही दिन में
जब किसी छात्र के 2-2 सरकारी परीक्षाएँ पास हो जाती हैं, तो ये सोने पे सुहागे वाला काम होता है। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट की रक्षा करना या दुश्मन को लाभ पहुँचाना होता है सांप को दूध पिलाना। तो बड़ा अच्छा है, सांप को दूध पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, या फिर आप लिख सकते हो चापलूसी करने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को साथ रखना सांप को दूध पिलाने के समान होता है। सूरज को दीपक दिखाना, महान व्यक्ति का परिचय देना। यहाँ पे सूरज को दीपक कैसे दिखाया जा रहा है? आप दीपक को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ये सूरज है देखो दीपक, और सूरज को कह रहे हो ये देखो दीपक है, तो सूरज तो सुनेगा नहीं, परंतु दीपक कहेगा यार पता है क्योंकि मैं भी इससे ही बना हूँ। तो महान व्यक्ति का परिचय देना होता है, सूरज को दीपक दिखाना। अच्छा मुहावरा है, पेपर में आ सकता है। तो बड़ा अच्छा है महात्मा गांधी का। जवाहरलाल, महात्मा गांधी मत लिखो, टीचर को कुछ नहीं पता किस आइडियोलॉजी का हो। परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई विरोधी नहीं है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी लिख सकते हो। मैं भी महात्मा गांधी जी के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु शिक्षक का नहीं पता होता वो किस विचारधारा से है। ठीक है, तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी के विरुद्ध मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ। ठीक है, आगे है जी। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। अभी एक बच्चों का मैंने मुहावरा कराया था ना, कि जब बच्चे को खिलौना पसंद आ जाता है ना, तो वो सिर पर सवार हो जाता है। वो दूसरा मुहावरा याद करवाओ कौन सा था, अभी ऊपर लिखवाया मैंने आपको, इसी पेज पे है ऊपर। भूत सवार होना। भूत सवार होना, बहुत बढ़िया सर। तो भूत सवार होना, सिर पर सवार होना, ज्यादा कोई अंतर नहीं है कि मुहावरा है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मिल्खा सिंह जी इतना तेज दौड़ते थे मानो हवा से बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। हाथ साफ करना, चुरा लेना। तो भीड़ में जेब कतरे कब हाथ साफ कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना। तो नौकरी छूट जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का हाथ तंग होना स्वाभाविक होता है। या कोरोना महामारी के दौरान मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोगों का हाथ बहुत तंग हो गया था। मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो बहुत परेशान हुई थी। हाथ पांव मारना, कोशिश करना। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सदैव हाथ पार पांव मारते रहना चाहिए, न कि व्यर्थ बैठे रहना चाहिए। हवा लगना, असर होना। आजकल युवाओं को पश्चिम संस्कृति के कारण हवा लग चुकी है। ठीक है, अच्छा वाक्य है, 55 वर्ष के व्यक्ति भी समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाथ फैलाना, मांगना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आजकल हाथ फैलाकर कुछ नहीं मिलता, इसके विपरीत मेहनत कर कर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे पता चलता है आप मेहनती व्यक्ति हो, मांगने वाले नहीं हो। हाथों हाथ बिक जाना, जल्दी बिक जाना। तो आप लिख सकते हो कि त्योहार के समय जलेबियां हाथों हाथ बिक जाती है, या फिर दिवाली के समय पटाखे हाथों हाथ बिक जाते हैं, या फिर जब सरकार कोई किसी योजना के अधीन लोगों को कम मूल्य में वस्तु प्रदान करती है, तो वो हाथों हाथ बिक जाती है। ठीक है, तो मुहावरे इतने ही। अब वाक्य शब्द शुद्धि करते हैं जी। करें जी शुरू, बताओ किसी का कोई शब्द, कोई प्रश्न जल्दी पूछिए। आकाश जी पूछिए। सर खूंटे के बल बछड़ा नाचे, इसका क्या अर्थ है? खूंटे के बल सर, दूसरे के दम पर कुछ करना सर, दूसरों ठीक है के सर। दम पर उछलना। करेंगे सर ये मुहावरे, 100 ही कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे। कल भी 100 करेंगे, खत्म नहीं हुए ये तो पहली पीडीएफ खत्म हुई है। कल इस 200 में से टेस्ट होगा आपका। और आज आपको रात में मध्य रात्रि में 2-3 बजे तक 100 मुहावरे, 200 मुहावरे और मिल जाएंगे, जो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, मनस्वी जी प्रश्न पूछिए। सर रंग में भंग होने का एक कोई और सेंटेंस बता दो प्लीज। मैम आप लिख सकते हो खुशी के समय पर विघ्न डालना। सर सेंटेंस। तो आप लिख सकते हो जब परिवार में खुशी के मौके कोई शराब पीकर उत्पात मचाता है, तो ये रंग में भंग डालने वाला कार्य होता है।
ठीक है सर। ठीक सर है जी। कान कान कतरना भी बता दीजिए। कान कतरना होता है सर किसी को मूर्ख बनाना या फिर किसी को धोखा देना। ठीक है जी। तो आप लिख सकते हो आज के डिजिटल युग में चोर आपके कान कतरने में कुछ ही क्षण का समय लगाते हैं। ठीक है जी। और बताइए, अब मैं सब्सिडी शुरू कर लेता हूँ। तो हरियाणा बोर्ड 12वीं क्लास की शब्द शुद्धि करवा रहा हूँ आपको पहले। आइए जी, सबसे पहला नियम लिखिए। जब संज्ञा शब्द से विशेषण बनता है तो पहले अक्षर के साथ आ की मात्रा जुड़ जाती है। जैसे समाज तो ऐसे है, परंतु सामाजिक ऐसे नहीं है। नियम पढ़ो, पता चल जाएगा। प्रकृति तो ऐसे है, परंतु प्राकृतिक ऐसे नहीं है। अध्यात्म तो ऐसे है, आध्यात्मिक ऐसे नहीं है। पता है ना इन सब में क्या है? एक ही गलती है इन सब में। सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है जी। समझ गए? पहले अक्षर के साथ प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक। बताओ सभी छात्र समझे? ऐसा एक शब्द भी आ गया, फ्री का नंबर होगा आपके लिए। और आध्यात्मिक पहले आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। सर हाँ जी। सर हाँ आध्यात्मिक क्या होता है? मैम स्पिरिचुअल। ठीक है सर। ठीक है। अगला हो जी, दूसरे शब्द लिखो अब तो। अब तक यदि आपने मेरे द्वारा लिखवाए गए सभी शब्द नोटबुक के टॉप पे लिखे, गलत नहीं हो गए, नया लिंक आ रहा है। हाँ जी। माफी चाहता हूँ आपसे।
जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गूगल मीट पेड है और मैंने एप्लीकेशन तो बनवा ली है अपनी, तो वो बाद में देखेंगे। अब मैं आपको इस झंझट में नहीं डालना चाहता कि आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करो मेरी, वो उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं आशा करता हूँ आपको। करें जी शुरू वहीं से जहाँ अभी 1 मिनट पहले हम रुक गए थे। तो आइए जी, ई और ई संबंधी शुद्धियों में आइए सबसे पहले। इधर मैं हमेशा बाएं हाथ लिखूंगा अशुद्ध शब्द, दाएं हाथ लिखूंगा शुद्ध। सबसे पहले इस शब्द का कोई अर्थ बताएगा मुझे? ये अगर अर्थ पता होगा ना आपको, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आपको अर्थ ही नहीं पता तो रट्टा कितना मारोगे? ठीक है, लिखिए। अभीष्ट का अर्थ होता है चाही हुई वस्तु, चाही हुई वस्तु। ये गलत है। स्वयं सही करके लिखिए, फिर मैं लिखूंगा। पहले खुद भी लिखिए, ये ज्यादा अच्छा है। मैं शुद्ध लिख रहा हूँ, आप खुद शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए। आधे तो आपको पता होंगे इसमें। कई छात्र परीक्षा ऐसे लिखते हैं। इसमें कोई शब्द ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। ये आपको समझ नहीं आएगा। भक्ति के नीचे है अनीति, नीति अनीति वाला सर। ठीक है जी। ये आप कीजिएगा। लिखते रहिए जी। तू तो व्याधि हमको ले आए, ता नीति करी आपुन। कुछ याद आया? गोपियों वाली कथा में था ये। तू तो व्याधि हमको ले आए। जी जी जी। एक बार सारे लिख के बताओ, फिर शुद्ध भी लिखते हैं इनके।
नंबरिंग करते रहना, एक दिन में 50 शुद्ध करने, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमने। और इस 50 में से भी मैं मान के चल रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ पूरा बैच लगा चुके हो तो 40 तो आपको पता होंगे, 10 आपके लिए नए होंगे। ठीक है, तो पहला यही लिखा आपने, तिथि, तारीख, डेट। अति आवश्यक, अतिशोक्ति, छोटी की। भक्ति में आपकी ई की मात्रा ऐसे भी हो सकती है, अंत तक जा सकती है, क तक भी जा सकती है, रनिंग हैंड में कोई चिंता नहीं है। नीति से ही अनीति बना है, और नीति शुद्ध छोटी और बड़ी की मात्रा के साथ लिखी जाती है। प्राप्ति, अच्छा लग रहा होगा जब ठीक हो रहे होंगे आपके शब्द। अतिथि भी ऐसे आएगा जी, देखिए। परीक्षा तो चलो सबको पता ही है, तो पेपर में भी लिखा होगा। इत्यादि। निरीक्षण पता है ना क्या होता है? एग्जामिन। उक्ति होता है कथन, सेंटेंस, शब्द जो आप बोलते हो। महिलाओं के जितने भी टाइटल है, सब में बड़ी की मात्रा। पति में छोटी की मात्रा, पत्नी में बड़ी की मात्रा। पता है ना सबको? विदुषी, बड़ी की मात्रा। उपाधि में छोटी की मात्रा। ये शब्द आ सकता है। नीरस होता है रस रहित, जिसमें कोई रस ही ना हो। विपत्ति, कोई संकट आपके ऊपर आ जाए उसे विपत्ति कहा जाता है जी। प्रतिनिधि, लीडरशिप। मूर्ति आ सकता है जी पेपर में, स्टैचू, आइडल। नागरिक सबको पता होगा। व्याधि होता है रोग। ठीक है जी। चित्कार होता है चिल्लाना। तो आशा करता हूँ आपके 4-5 ही गलत होंगे, ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब तो ठीक है। बताइए पूजा जी, प्रश्न पूछिए। सर एक बार संपत्ति और लिख के दिखाना सर, उसमें भी ना कभी बड़ी की लगा देते हैं कभी छोटी की। नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं होता। बड़ी कब देख लिया आपने? सर देखिए एक जगह नेट पे ही। मैंने कभी नहीं देखी मैम। ओके सर। ठीक है जी। थैंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संपत्ति में आपने आधा म देखा होगा मैम, मेरे अनुभव के अनुसार तो। सर ये मात बल्कि जो ये हमने आधा त नहीं लगाया, मतलब जो ये हलंसा लगाया इसको भी हटा देते हैं, और फिर एक जगह बड़ी और एक जगह छोटी लगा रखी थी। गलत है मैम, 100% गलत है मैम, ये बिल्कुल ठीक तो इस लिखा है मैम। हाँ, बिंदु के ओके स्थान सर। पर आप आधा म लिख सकते हो। नहीं सर वो तो ठीक था, ये पीछे वाले में त में ही वो करते हैं सर। ठीक है, कोई चिंता नहीं। और पूछिए जी। सर निरीक्षण फिर से बताना क्या मतलब होता है? मैम निरीक्षण, एग्जामिन। एग्जामिन, ओके सर। भक्ति के नीचे क्या है? राजनीति और राजनीतिक का डाउट क्लियर कर दो सर। राजनीति होता है जी पॉलिटिकल। राजनीति होता है पॉलिटिकल नहीं, नहीं। राजनीति क्या होता है जी? सिर्फ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, माफ कीजिए। हाँ, राजनीतिक होता है पॉलिटिकल। ठीक है जी। सर ये कुछ और राजनैतिक शब्द है। सही है? हाँ जी। राजनैतिक लिखना होगा या राजनीतिक? मैम आप दोनों लिख सकते हैं, परंतु आप राजनीतिक लिखिए। मैंने एनसीईआरटी में राजनीतिक पढ़ा है।
ठीक है, नैतिक नहीं नीतिक। ठीक है सर। मैंने ग्रुप में बुक भी तो भेजी थी, किसी ने पढ़ी वो? जो नए छात्र हैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैंने एक हरियाणा बोर्ड की बुक भेजी थी ना इलेक्शन से पहले, कि वोट डालने से पहले बुक पढ़ लेना, अच्छी बुक है, पता चल जाएगा किसको वोट डालनी है किसको नहीं। एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है वो, 11th क्लास की बुक, उसमें ये शब्द दिया हुआ है। ठीक है जी। आगे बढ़े जी। और आप राजनीतिक भी लिख के आ जाओगे, उसको भी शुद्ध करवाया जाएगा एनसीईआरटी में। जब आप प्रत्यय का टॉपिक पढ़ते हो ना, प्रत्यय पता है ना, सफिक्स प्रीफिक्स। एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय होता है सुफिक्स। तो वहां पे राजनैतिक लिखा जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न पूछता नहीं है टीचर, उसको ही पता है कुछ भी लिखूंगा दोनों में से चैलेंज तो लेके आएगा ही बच्चा। आगे बढ़े जी, बताइए। सर जैसे संपत्ति हमने छोटा लिखा तो दंपत्ति भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल मैम, उसमें भी आधा म लिख सकते हो आप। नहीं, त वाली पार्ट पे म हाँ वाला हाँ बिल्कुल बिंदु मैम, वाले। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। और बताइए, आगे आइए जी। अगले शब्द लिखेंगे आप। कितने वर्ड हुए अभी आपके? कितने नंबरिंग की? सबसे पहले लिखिए जी, अलौकिक। ये अशुद्ध है। औषधि पेपर में आ सकता है। औद्योगिक आ रहा है जनाब, हमने पहले भी तो किया है। आप में से आधे स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है क्लासेस नहीं लगाई सारी। ठीक है, औद्योगिक मैंने क्या आपको ऐसे नहीं लिखवाया था? बताइए। तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगला शब्द आइए जी। ये भी हमने एक बार गलत लिखा था, शुद्ध कीजिएगा इसको। अलौकिक। अलौकिक पता है ना सबको क्या होता है? औद्योगिक तो मैंने पहले ही शुद्ध लिख दिया। दृश्य। ब्रिज नहीं है, ब्रज है। ये क्रिया लिखा है, री है ना पैर में, तो शुद्ध क्रिया ऐसे होगा। ये कृपा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पाँव में री है। ठीक है जी, आगे आइए जी। बोलिए ध्रुव जी, क्या सर प्रश्न है? सर ये पाँव में जब री होता है और जो र की मात्रा के साथ छोटी होती है तो आवाज तो ऑलमोस्ट सेम ही आती है तो सर। री इसमें क्या ही तो कहते हैं इसको, र नहीं कहते, री कहते हैं सर। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। आरती जी, आप क्या कह रहे हैं, बोलो। सर ये ऐसे ही लग रहा है, कृपा जैसे लगती है ना, जैसे हम प्रिंट मैम देखते ये हैं बुक। है, मैं वही कह रहा हूँ,
य है, प नहीं है, प ऐसे आएगा। ठीक पेपर ठीक में है सर। जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना इसको। ठीक है सर। अनुष्का जी, आपका प्रश्न जल्दी पूछो। सर औषधि में श पे ई की मात्रा नहीं आएगी? औषधि होता है, औषधि होता है। औषधि होता है मैम, श पे तो कोई मात्रा नहीं आती औषधि में। ओके सर। वैसे औषध भी कह देते हो आप इसको, पर श के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती जी। और सर ये अलौकिक ही होता है, अलौकिक नहीं? नहीं मैम, अलौकिक। अलौकिक नहीं, अलौकिक शुद्ध है। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी। आगे आओ जी, चंद्र बिंदु वाले शब्द कुछ लिखते हैं। ये तो मैंने पहले भी लिखवाए हैं। जब 50 हो जाए बता देना मुझे, ज्यादा नहीं करने। ये तो मैंने पेपर में भी डाला था, धन्यवाद जी। आरती जी, प्रश्न पूछो। सर एक बार चंद्रमा लिख के दिखाएंगे? बिल्कुल जी, इसके बाद चंद्रमा ही लिखता हूँ सबसे पहले। पहले ये लिख लीजिए, ठीक है सर, थैंक यू। हंसमुख। 500 मैंने आपको शायद पेपर में डाला था, आपको याद होगा। महंगा भी कई छात्र गलत लिखते हैं, महंगा में चंद्र बिंदु है जी। लंगोटी, अंगीठी। चंद्र बिंदु ना ज्यादा दूर मत लेके जाया करो, क्योंकि आप चंद्र बिंदु दूर लेके जाते हो हवा में तो वो गलत लगता है जी आपका। ठीक है, संवारना। और आखिरी है जी पांचवा। पांचवा एक बार स्वयं लिखिए, फिर मैं लिखवाता हूँ जी। पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि इकलौता शब्द जिसमें दो चंद्र बिंदु है। ठीक है जी। और मुझे वो शब्द याद करवाओ जिसमें दो री एक साथ है। माफ कीजिए, बिंदु और आधा न। सन्यासी। सन्यासी। याद है सबको? सर एक बार लिख के दिखा दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल लिखवाते हैं। पहले ये लिख लो। पांचवा लिख लिया सबने? सन्यासी लिख लो, मैंने सीधा शुद्ध ही लिखा है। मिल जाएगी दिलमंजी, रिकॉर्डिंग समाप्त होते ही मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। सर एक बार समुद्र भी लिख दो। क्या जी? समुद्र। समुद्र होता है मैम, समुद्र बोल ही गलत रहे हैं आप। ठीक है सर, और सर सौंदर्य भी लिख दो। ठीक है जी। एक और शब्द कहा था किसी ने, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। बीच में मैंने कहा था, बाद में चंद्रमा। लिखवा। चंद्रमा। ठीक है जी। चंद्रमा में चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पे गलती ऐसी होती है आपसे। चांद में चंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ की मात्रा है, चांद भी लिख लो।
क्योंकि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं तो भ्रम हो जाता है परीक्षा में। ठीक है मैम, समझ गए जी। सर सौंदर्य बिंदी नाल ठीक रहेगा कि नहीं आना चाहिए? मैम आधे न के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। सर एक जैसे अशुद्ध में आ जाता है सौंदर्यता, तो हम सौंदर्य उसको ठीक करें या सुंदरता उसको मतलब सही वो लिखें? सुंदरता होगा मैम, सौंदर्यता नहीं होता। हाँ, मतलब वो अशुद्ध में है सौंदर्यता, तो उसको सर मैंने एक जगह पढ़ा, एक जगह तो सौंदर्य उन्होंने रहने दो मैम। सौंदर्य, ठीक है सर, ओके। क्योंकि शब्द का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हम, समस्या ये है। ठीक है। सर ये सन्यासी सही लिखा है? बिल्कुल मैम, 100% ठीक लिखा है। और इसीलिए शुद्ध शुद्ध में आता है, या बिंदी या आधा न हटा के देगा, इकलौता शब्द जिसमें बिंदु भी है और आधा न भी है। एनसीईआरटी से पढ़ाया है आपको। सन्यासी, क्योंकि ये बना है सम योग न्यासी से। और संधि का नियम है म बिंदु में बदल जाता है अनुस्वार में। पढ़ा है किसी ने संधि में ये नियम? जैसे समधी भी ऐसे बना है, सम योग धी। लिखते कैसे हो आप? ऐसे आधा म बदल जाता है बिंदु में। सन्यासी भी ऐसे ही बना है, सम योग न्यासी। तो न्यासी का आधा न रिटेन रहा, म बिंदु में बदल गया। समझ गए मैम? सब कुछ त्यागने वाला सन्यासी। अगले शब्द लिखो जी। ये तो सबको पता होंगे, थोड़ी जल्दी करना। एक ही जैसे हैं सारे। 50 होते ही बता देना। इन सब में न को ण में बदलते चले जाओ। ठीक है जी। आरती जी आपका हैंड रेस है, बोलिए। एक और लिख लो, क्योंकि ये पेपर में आपको समझ ही नहीं आएगा है क्या। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। वर्ण का अर्थ सबको पता है ना। अक्षर को भी कहते हैं, कैटेगरी को भी कहते हैं। जीर्ण का अर्थ होता है फटा पुराना। बस आज यहीं तक करते हैं, समय भी हो चुका है। तो बाकी निश्चिंत रहिए, आपके शब्द सब लिए जाएंगे। अभी चलने दो कक्षाएं, तो पहला दिन था शब्द शुद्धि का, अभी 5 दिन और चलेगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न बचा, आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हो, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। स्मरण ऐसे लिखा जाएगा जी शुद्ध। मैं समझ गया आप ऐसे लिखना चाहते हो। यही कह रहे हो ना? पर हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। स्मरण। सर चंडिका मतलब? क्या बात है मैम, चंडिका देवी है। ठीक है सर, मैं उतना रिलेट नहीं किया जी। हाँ जी हाँ जी, कोई चिंता नहीं, पूछ, अरे शर्माओ मत यार प्रश्न पूछने से। किसी को नहीं पता आप कौन हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइम कोई लिस्ट खोल के नहीं बैठा कौन बोल रहा है। प्रश्न पूछ लिया करो, मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं लिस्ट खोल के बैठा हूँ, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग देनी है मुझे।
तो आज के लिए इतना ही जी। आशा करता हूँ आप सब